बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है यहाँ पर 100 का। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें, मानस का हंस, मेरा जीवन प्रवाह, मेरे राम का मुकुट। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है मेरे प्यारे बच्चों माटी की मूर्तें, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मानस का हंस, मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है। और मेरे राम का मुकुट विद्यानिवास मिश्र की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। तट की खोज, तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक मेरे प्यारे बच्चों ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, निम्न में से रचना और उसके रचनाकार का सही युग्म है, यानी इसमें से कौन सा सही है। कला और संस्कृति, मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार की नहीं है कला और संस्कृति, कला और संस्कृति है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सोच विचार, सोच विचार किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, सोच विचार है जैनेन्द्र कुमार की, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, विचार और वितर्क ये है हजारी प्रसाद की। ठीक है, विचार और वितर्क किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका प्रति परिकथा फणीस और नाथ रेणी ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम विलास शर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, ये जीवनी है। ठीक है, इसके लेखक है राम विलास शर्मा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी का प्रथम काव्य महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंदवरदाई। रामचरितमानस तुलसीदास का है, पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है, रामचंद्रिका रचना केशव दास की है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा का खा निम्न में से एक चंपू काव्य है। ठीक है, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। तो मेरे प्यारे बच्चों चंपू काव्य है इसमें से यशोधरा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो देखिए तार सप्तक का प्रकाशन है 1943 और दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरा तार सप्तक का है 1962, तो यही सही हो जाएगा। और चौथा तार सप्तक है 1979। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बावरा अहेरी रचना है जयशंकर प्रसाद की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो मेरे प्यारे बच्चों बावरा अहेरी ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है त्रिकाल संध्या, इत्तलम, सिद्धराज या फिर नील कुसुम। तो मेरे प्यारे बच्चों सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है, त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र की है, इत्तलम अज्ञेय की रचना है और नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तीसरा नंबर है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 10 अंक का होता है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं और गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया हुआ अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम
स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगे उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जहाँ पर दिख जाए जन शब्द, भूमि शब्द, पृथ्वी शब्द, राष्ट्र शब्द, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि जो है राष्ट्र का स्वरूप पाठ है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसके लिए 2 अंक आपको मिलेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अगला है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं व्याख्या किसकी करना है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगे उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखना है आपको, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। ठीक है, यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने की के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर दिख जाए भाषा शब्द और भाषा की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो है भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आप इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों। तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। इसको अभी आपने पढ़ा था, आसानी से आपको उत्तर मिल जाएंगे, बस आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है। भाषा किसका अभिन्न अंग है। भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 10 अंक का होता है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कहीं लज्जा से युक्त महिला दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी के, तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति को, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। ओंठों की ओर कमल मुख की मलिनता मिटाना और ओंठों की ओर कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, यदि कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जल दे, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके तप्त भूतांगना यानी गर्मी से तपी हुई स्त्री के ऊपर छाया कर देना और उसे सुख प्रदान करना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक है पवनदूत का और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने तो बता ही दिया है आपको पूरे की। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, राधा ने पवन दूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? तो राधा ने पवन दूतका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों कृषक ललना में मानवीकरण और उपमा अलंकार है। इसके बाद अथवा करके देखते हैं, क्योंकि इसमें दो पूछता है, आपको एक करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही, के कहते हैं कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता ना कुमाता, यानी माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, और जब हमारे विधाता हमारे विरुद्ध है तो अब सभी लोग यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, अब पुत्र पुत्र ही रहता है, लेकिन माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र देखा, के ही कहती हैं कि मैंने केवल भरत का बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, उसका मजबूत हृदय नहीं देखा, मृदल गात्र ही देखा, केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ नहीं देखा, मैंने परमार्थ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ, केवल मैंने अपना ही स्वार्थ देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में थी एक अभागिन नारी की, रघुकुल में भी एक अभागिन नारी रानी केकई थी। संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम केकई का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या हमने पूरे की आपको बता ही दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। फिर है किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? तो आपने अभी पढ़ा केकई ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। अगला क्वेश्चन है 5 का नंबर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर अभी तक आपने साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तो ये भी 5 अंक का है। फिर है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो ये भी 5 अंक का होता है, 80 शब्द में लिखना रहता है। तो मैंने पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश की वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है 7वां नंबर, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का लिखना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा, इसमें प्रश्न नंबर 8 का है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये कितने अंक का होता है? 7 अंक का, ठीक है, 7 अंक का होता है। 5 अंक मिलते हैं आपको किसके लिए? अनुवाद के लिए, 2 अंक संदर्भ के लिए। तो सबसे पहले चलिए अनुवाद देखते हैं। धन्य अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है, यत्र समुल्लिसत, जहाँ सुशोभित है, जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोष, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, प्रसविनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेश विद्यमान, निखिले वही वर्तमान, वांग्यम माने साहित्य, यानी वर्तमान साहित्यों में अस्य वांग्यम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, चा माने और सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। एवं भाषा संस्कृत नामना लोके प्रतिष्ठिता, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ देख सकते हैं आप कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ मैंने अनुवाद लिख रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा वाला है, यहाँ पर देखेंगे, महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसित विद्वान थे। अयम प्रयाग, इन्होंने प्रयाग यो माने ही संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय के मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र माने यही राजकीय विद्यालय में अध्यापना माने पढ़ाना और अध्ययन माने शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकियन माने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांस अमोहित, लोगों के मन को मोह लिया, अतः इसलिए
अस्य माने इनके, सुहृदा माने चाहने वाले यानी मित्रों ने, तम माने इन्हें, प्राविधाक पदवी माने वकील की पदवी, प्राप्ति माने प्राप्त कर, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतम सेवा कर्तु प्रेरितवंता, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर है खा नंबर 8 का खा। नीचे दिए गए नहीं श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, भी 7 अंक का है। सुखार्थिनो कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। विद्यार्थी व तजेत विद्या, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है, ये भी सुभाषित रत्नान का ही है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घटा, यानी जल की बिंदु माने बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः पूर्णतः घटा घड़ा भर जाता है। सर्वविधानाम सभी विधानों में, धर्मस्य और धनस्य, धर्म और धन का, सा हेतु माने यही कारण है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, 2 प्रश्न करने रहते हैं। अन्नदा भोजा कुत्र आगच्छत, राजहंस, इसको आप देख लेंगे। ठीक है। प्रश्न उत्तर आपका 2 अंक का आता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का का खा गा, का खा और गा रस अलंकार छंद से है। ठीक है। 2-2 अंक का, 6 अंक का। ठीक है। तो मैंने रस अलंकार छंद का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। तो निबंध आप देख सकते हैं 9 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, भारत में आतंकवाद। इसके बाद है 12 का पहला, क्या पूछ रहा है, नायिका का संधि विच्छेद। तो नायिका का होता है मेरे प्यारे बच्चों नय प्लस अका, नय प्लस अका। गुम्फिता का संधि विच्छेद, तो गुम प्लस फिता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। प्रेजते का संधि विच्छेद होता है प्रा प्लस एजते, क्या होता है, प्रा प्लस एजते। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके नाम लिखिए। ठीक है। तो घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में है मेरे प्यारे बच्चों कर्मधाराय, और दशानन में है बहुव्रीहि समास। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं। तो ये भी 8 नंबर का है। फिर अथवा करके दिया है, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई की बधाई है, तो एक पत्र लिखिए। ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद है 14 का नंबर, क्या कह रहा है, 14 का निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे लिखता, लिखता में लिख धातु है और तो प्रत्यय है। ठीक है। और कृत्वा में क्री धातु है और अक्त प्रत्यय है। दृष्टव्या में दृश्य धातु है, दृश्य धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो बलवान में प्रत्यय कौन सा है, बलवान में तव्यत प्रत्यय है, तव्यत। और बंधुत्व में मतु प्रत्यय है। ठीक है। बंधुत्व में तव्यत प्रत्यय है मेरे पास बच्चों, बंधुत्व में तव्यत प्रत्यय है और बलवान में है मतु प्रत्यय। ठीक है, मतु, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में है, रेखांकित पदों में से किसी एक शब्द में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का होता है। आकाशा छात्रे सम स्नाति, तो जहाँ समम लिखा है, यहाँ समम दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर होता है तृतीया विभक्ति। ठीक है। श्री गणेशाय नमः, जहाँ पर नमा दिख जाए, स्वाहा दिख जाए, वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति होता है। और जहाँ पर दिख जाए प्रति, वहाँ पर होता है द्वितीय विभक्ति। इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।